हेलो फ्रेंड्स, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रो पढ़ेंगे। ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसको कोइन किया था एक साइकेट्रिस्ट थे, यूजेन ब्यूलर, 1908 में। ठीक है, ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। स्किज़ो मीन्स स्प्लिट, फ्रेन मतलब माइंड। इसकी डेफिनेशन क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? एक साइकोटिक कंडीशन है जब हमारे थिंकिंग और इमोशन पैटर्न के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। पर्सन कॉन्शियस तो है, फिर भी उनके थिंकिंग और इमोशंस के अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसके करके पर्सन सोशल विड्रॉल कर रहा है। तो इसमें हम सिर्फ डेफिनेशन में यही कहेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, पर्सन के थिंकिंग और इमोशंस के अंदर डिस्टर्बेंस आती है। इसी को ही हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर साइकेट्रिक के अंदर अगर हम कोज करें तो इसके अंदर कोज हम डिफाइन करते हैं बायो साइको सोशल। ठीक है, बायोलॉजिकल थ्योरी इसके अंदर इसमें दिया हुआ है कि स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, जो हमारे डोपामिन रिसेप्ट वो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनकी एक्सेस अमाउंट हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ और भी हैं बायोकेमिकल, काबा और प्रोस्टाग्लैंडिन, एपिनेफ्रिन, इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके करके पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल के अंदर ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी के अंदर क्या आता है, इसमें जो ब्रेन वॉल्यूम होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और जो थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल है उनकी इनलार्जमेंट होती है, उसके करके भी हमारे को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। एट्रोफी हो जाए फ्रंटल लोब के अंदर या फिर सेरिबेलम के अंदर, या हम ऐसे बोलते हैं कि जब ब्रेन वॉल्यूम कम होगी या लार्ज लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट होगी, इसके करके क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है। ठीक है, जेनेटिक थ्योरी के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ये चीज़ स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने की। इफेक्ट होते हैं 50% होते हैं। ठीक है, अगर ब्रदर और सिस्टर के अंदर अफेक्ट हो रहे हैं तो उसके करके 10% चांसेस होते हैं कि पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए। अगर उसमें एक पेरेंट अफेक्ट है तो 15%, अगर दोनों पेरेंट अफेक्ट हैं तो 35%। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेरिनेटल रिस्क फैक्टर। पेरिनेटल में मतलब अगर माँ को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर बर्थ ही किसी ऐसे विंटर में हो रहा है या फिर अर्ली स्प्रिंग में हो रहा है, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर मदर को कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है तो उसके करके भी जो चाइल्ड है उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइकोडायनेमिक थ्योरीज अकॉर्डिंग टू फ्रूड। अभी हमने देखा था कि अगर देखिए पर्सन की अगर जो डेवलपमेंट होती है वो अफेक्ट हो रही है, जैसे उसका ईगो अफेक्ट हो रहा है, तो ईगो अफेक्ट होता है जब जो ईड और सुपर ईगो के अंदर अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो वो हमारे आ जाते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरीज के अंदर। तो अब उस ईगो को ख़त्म करने के लिए हमारे डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। तब हमारा क्या होता है, जो भी एनजाइटी है या फिर स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए क्या होता है, साइकोडायनेमिक थ्योरीज होती है। क्या होता है इसके अंदर कि डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ होता है जब कोई भी एनजाइटी वगैरह को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक कोज होता है जिसके करके स्किज़ोफ्रेनिया होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड क्या होता है कि डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर क्या होती है, डिस्टर्बेंस होने लग जाती है। ईड और किसके अंदर, सुपर ईगो के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लग जाती है। तो उसके करके जो एनजाइटी प्रोड्यूस होती है उसको कम करने के लिए जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है डिनाइल और प्रोजेक्शन के लिए, इसी में बोलते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरीज। ये एक रीज़न है कि इसके करके चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के। फैमिली थ्योरीज, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, इसमें होता है कि अगर मदर्स हैं, ठीक है, मदर्स अगर कोई कोल्ड बिहेव कर रही है, यानी कि अगर बच्चे की अच्छे से केयर नहीं कर रही है या फिर ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है, तो उसके करके भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम में अगर पेरेंट्स की लड़ाई हो रही है, ठीक है, उसके करके बच्चे पे इफेक्ट पड़ सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल, जो अभी तक अपन ने पढ़ा कि बायोलॉजिकल और साइकोडायनेमिक। ठीक है, इन दोनों के ही हम बोलते हैं रिस्को की वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल। सोशल फैक्टर्स कौन से होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा लो सोशल क्लासेस का है या उसके अंदर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आ रहे हैं तो उसके करके भी चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के। ठीक है, इसके अंदर आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के हम याद करते हैं 4A के थ्रू। देखिए अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि थिंकिंग और क्या होता है, इमोशन डिस्टर्ब होते हैं। तो 4A के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। अफेक्टिव मतलब इमोशनल रिस्पॉन्स से, यानी कि जब हमारे इमोशन रिस्पॉन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये एक हमारा क्या हुआ, क्लिनिकल फीचर। ठीक है,
इमोशनल रिस्पॉन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं इसके अंदर। और अभी मैंने आपको बताया थिंकिंग और इमोशंस, यही हमारे क्लिनिकल फीचर बनेंगे। नेक्स्ट आता है ऑटिस्टिक थिंकिंग। यहाँ पे आ गया कि एक थॉट डिसऑर्डर है, यानी कि पर्सन जो है वो डे ड्रीमिंग करता है, ठीक है, ख्याली पुलाव बनाता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ठीक है। एम्बिवैलेंस में आ जाता है कि दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, दो ऑप्शन में से उसको एक को चूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे भी सोचेगा, तो ये भी एक थॉट डिसऑर्डर है। एसोसिएटिव लूजनेस में क्या होता है, ये भी एक थॉट डिसऑर्डर है, जिसमें पर्सन जो भी बोलेगा उसका कोई लिंक नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स आपसे पूछे जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के क्या होते हैं, तो हम 4A से इसको याद करते हैं। तो उसके अंदर हम क्या बताएंगे स्किज़ोफ्रेनिया की, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि थिंकिंग और मूड डिसऑर्डर्स होते हैं इसके अंदर। तो थिंकिंग में हमें कौन से बताए, ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बिवैलेंस, एसोसिएटिव लूजनेस, एक मूड डिसऑर्डर बताया अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है SCRS, स्किनडिल्डर फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। स्किनडिल्डर फर्स्ट रैंक सिम्टम में क्या आता है, तो अभी मैंने आपको बताया था थॉट में डिस्टर्बेंस आएगी, तो इसको देखो, इसमें पर्सन को ऐसा लगेगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो मेरे अंदर थॉट को इंसर्ट कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट आया इसकी इधर थॉट इंसर्शन, पर्सन को लगेगा कि मेरे थॉट को बाहर निकाला जा रहा है किसी एक्सटर्नल फोर्स के करके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थॉट विड्रॉल। और एक आता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग, इसमें ऐसा लगता है कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वो सामने वाले को पता लग रहा है, ठीक है, उसको डिल्यूजन परसेप्शन होती है, ठीक है। अब सोमैटिक पैसिविटी, एक अपने पास आता है पैसिविटी फिनोमिना, इसमें पर्सन को ऐसे लगता है कि मेरे को कोई सेंसेशन फील हो रही है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो मुझे टच कर रही है, ठीक है। एक उसको मेड वोलेशन और एक्ट, उसको ऐसे लगता है कि कोई है एक्सटर्नल फोर्स जो मेरे को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, मेरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही है, मेरी इनिशिएशन को कंट्रोल कर रही है, उसे हम बोलते हैं मेड वोलेशन और एक्ट, जिसके करके मैं रोबोट की तरह काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो मेरे इम्पल्सिस को कंट्रोल करके रख रही है, ठीक है, इसके अंदर ये आ जाता है फर्स्ट रैंक सिम्टम के अंदर। नेक्स्ट आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप। सबसे फर्स्ट टाइप है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। इधर पैरानॉइड का मतलब इसने बताया है, पैरानॉइड मीन्स डिल्यूजन, डिल्यूजन एट प्रेजेंट मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसमें क्या होता है, डिल्यूजन के अलग अलग टाइप हमें पता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, इसकी का एक का मतलब मैं बताती हूँ। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसमें पेशेंट को ऐसा बिलीव होता है कि कोई है जो मुझको मारना चाहता है। आप ऐसे देखिए कि सामने वाला पर्सन है मेरे को जहर दे के मारना चाहता है, तो उसको ऐसा लगेगा कि सामने वाला मुझ पर अटैक करना चाहता है, ये आ जाता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में। नेक्स्ट आता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, इसमें पर्सन को ऐसे लगता है कि हाँ वो जो भी चीज़ की जा रही है, लगा लो अगर कोई दो पर्सन सामने बात कर रहे हैं, उसको ऐसा लगेगा हाँ मेरे बारे में बात की जा रही है या मेरे को ही रेफ़र किया जा रहा है, ठीक है, उसको ऐसा बिलीफ होता है। डिल्यूजन ऑफ जेलसी, इसमें पर्सन को ऐसे लगता है जो उसका सेक्सुअल पार्टनर है वो उसके साथ अनफेथफुल है, वो जेलसी, उसको ऐसे लगता है वो जेलसी फील करता है, ठीक है, उसको फॉल्स बिलीफ होता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है, जो उसमें पर्सन क्या होता है, वो कहता है कि जो हूँ मैं ही मैं हूँ, वो ऐसे उसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ का PM हूँ, उसको बहुत अपने आप को ग्रैंडियोर समझता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है, ठीक है, उसको फॉल्स बिलीव होता है। और इसके अंदर हेलोसिनेटरी वॉइसेस होती हैं, पर्सन को कुछ ना कुछ सुनाई देता है, ठीक है, कभी विस्लिंग की आवाज़ सुनाई देगी, कभी हंसने की आवाज़ सुनाई देगी, अलग अलग वॉइसेस उसको सुनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैबिफ्रेनिक, जिसको हम बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। हैबिफ्रेनिक में क्या रहता है, हैबिफ्रेनिक मतलब ये होता है कि पर्सन जो होगा उसमें चाइल्डिश बिहेवियर शो करेगा, या बोल सकते हो एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके फीचर्स अगर हम देखें, पहले तो हम इसमें पूरा अगर बोलेंगे तो डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी कि अपने आप को क्लीन नहीं करेगा, जिसके करके वो अच्छे से ग्रूमिंग नहीं दिखाई देगा, ठीक है। हैबिफ्रेनिक में हम क्या कहेंगे कि पर्सन जो होता है वो डिसऑर्गेनाइज्ड वे से रहता है, मीन अपने को क्लीन करके नहीं रखता, जिसके करके उसकी क्या है, पर्सनैलिटी जो होगी पुअर दिखाई देगी, ठीक है। अपने आप को डिसऑर्गेनाइज करके रखेगा, अपने आप को क्लीन करके नहीं रखेगा, इस चीज़ के करके उसकी पुअर पर्सनैलिटी दिखाई देगी। धीरे धीरे इसके सिम्टम्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। तो इसके अगर हम फीचर्स देखें तो हमें क्या दिखेगा, उसकी थिंकिंग में डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है,
वह भी आपको मैंने बताया कि वो चाइल्डिश बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। सोशल इम्पेयरमेंट, अच्छे से मतलब रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएगा। डिल्यूजन होगा और हेलुसिनेशन भी होएगी। सेंसलेस गिगलिंग में क्या होता है, बिन मतलब का वो हंसता ही रहेगा, ठीक है। मिरर गेजिंग में मिरर को घूरता रहेगा और अपने आप को ही देखता जाएगा, ठीक है। ये था हैबिफ्रेनिक। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, इसके अंदर आपकी दो कंडीशन देखने को मिलती है, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट एंड स्टूपर। एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा ही एक्टिविटी करेगा, हाइपर एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कैटाटोनिक में क्या होता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है मसल मोटर बिहेवियर के अंदर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, डिस्टर्बेंस आ जाती है मोटर बिहेवियर के अंदर। इसमें पर्सन जो है क्या करता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करता है, ठीक है। इंक्रीज़ करता है अपनी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ को, बहुत ज़्यादा बोलेगा और जो भी बोलेगा उसके कोई लिंक भी नहीं बैठेगा उन बातों का। तो इसमें क्या बताया, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट शो करेगा, बहुत एक्साइटेड रहेगा, ठीक है। एग्रेसिव नेचर होगा उसका। कैटाटोनिक स्टूपर में क्या होता है कि स्टूपर मीन होता है कि उसको एनवायरनमेंट का कुछ नहीं पता कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एक जगह वो ऐसे कैसे बैठा रह जाता है, इसे हम बोलते हैं कैटाटोनिक स्टूपर। कैटाटोनिक स्टूपर की अगर हम सिम्टम्स देखें तो उसमें हमें दिखाई देगा म्यूटिज्म। उसमें जो पर्सन होता है बिल्कुल ही चुप हो जाता है, म्यूट हो जाता है, ठीक है। जैसा बैठा है वो वैसा का वैसा ही बैठा रह जाएगा। रिजिडिटी यानी कि जो उसका पोस्चर होगा बिल्कुल रिजिड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको हिलाना चाहे वो उस जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है। स्टूपर मैंने आपको बता दिया कि उसको सराउंडिंग के लिए कोई रिएक्शन नहीं होएगा, अनअवेयर रहता है। इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया, इकोलेलिया मीन होता है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप सामने वाले जो है वही रिपीट करेगा, जो भी पेशेंट होगा जो भी मैं बोलूँगी वो उसको ही रिपीट करेगा, मेरे वर्ड्स को। इकोप्रेक्सिया में होता है जो मैं एक्शन शो करूँगी वो वही एक्शन रिपीट करेगा, ठीक है। ये आता है इकोप्रेक्सिया के अंदर। नेक्स्ट वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें भी पर्सन जो है एक ही जगह पर बैठा रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। इसमें पोजीशनिंग भी होती है, जिसमें पर्सन अगर एक जगह पर बैठा है तो वो उस टाइम से ही उस जगह से हिलेगा नहीं लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। चाहे वो अनकंफर्टेबल भी हो फिर भी वो वहाँ से नहीं हिलता, उसे हम बोलते हैं पोस्चरिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका उसके अंदर आता था एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस में होता है उसको कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि इन दोनों में से मैं क्या चीज़ करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। और ऑटोमेटिक ओबीडियंस भी था इसके अंदर आपका। इसमें पर्सन जो है ना वो ना चाहते हुए भी सारी कमांड को फुलफिल करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनडिफ्रेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। इसके अंदर मिक्स्ड फीचर्स होते हैं, हैबिफ्रेनिक के, कैटाटोनिक के और पैरानॉइड के। तो इसको डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में कौन सी डिजीज़ प्रेजेंट है। इसका कोई सब टाइप नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मोर देन 1 सब टाइप्स पाए जाते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, हैबिफ्रेनिक, कैटाटोनिक एंड पैरानॉइड। स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन, नाम से ही पता लग रहा है स्किज़ोफ्रेनिया के बाद जो डिप्रेशन आ रहा है उसके करके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने के, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, देखिए प्रीवियसली अगर किसी भी पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया का एपिसोड हुआ है, मतलब किसी पर्सन को पास्ट में स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है, लेकिन एट प्रेजेंट उसके साइकोटिक फीचर्स तो अब्सेंट हैं लेकिन कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट हैं। जैसे उसके सिम्टम दिखाई देंगे हमें इलॉजिकल थिंकिंग, कुछ भी सोचेगा कोई लॉजिक नहीं होगा, ठीक है। सोशल विड्रॉल, किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं होएगा। तो क्या है रेजिडुअल में, रेजिडुअल यानी कि मतलब पास्ट में उसके साथ अगर स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है तो उसके प्रेजेंट में कोई साइकोटिक फीचर्स नहीं दिखाई देंगे लेकिन उनके सिम्टम्स दिखाई देंगे हमें इलॉजिकल थिंकिंग और सोशल विड्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है जो कभी भी किसी को भी पर्सन को पहले कभी नहीं हुआ। सिंपल में क्या आता है कि पहले कभी भी किसी को एपिसोड नहीं हुआ स्किज़ोफ्रेनिया का, पहली बार ही सिम्टम आया स्किज़ोफ्रेनिया के और ये मोस्टली यंग एज में होता है। देखिए इट कॉमनली अक्कर 15 to 20 ईयर्स। इसमें हमारे अफेक्ट डिस्टर्ब होते हैं यानी कि मूड डिस्टर्ब होगा और इसका प्रोग्नोसिस जो होगा वो पुअर होगा, इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें दिए हुए थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मीन अगर कोई भी पर्सन पेशेंट है अगर उसमें कोई भी किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स शो कर रहा है, कोई रिएक्शन शो कर रहा है, कुछ सोच रहा है, उसका रिप्लाई कर रहा है तो उसको तो आएंगे हमारे पॉजिटिव में। अगर वो बिल्कुल ही म्यूट है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, वो आते हैं हमारे नेगेटिव में। तो पॉजिटिव में अब डिल्यूज़न हो रही है पर्सन को कि हाँ कि उसको फॉल्स बिलीफ हो रहा है किसी भी चीज़ का, लगा लो
कि कोई मुझ पर अटैक करना चाहता है, वो सोच रहा है उस चीज़ के बारे में, हाँ कोई मुझ पर अटैक करना चाहता है, वो उस चीज़ की सोचेगा, उस चीज़ की देखेगा कि हाँ कौन है जो मुझ पर अटैक करना चाहता है, कोई रिएक्शन शो किया, वो आ गया हमारा पॉजिटिव में। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन में उसको ऐसा लग रहा है कि कोई टप रहा है यहाँ से या कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, वो देखेगा, पीछे मुड़ के जरूर देखेगा कि कौन मुझे आवाज़ दे रहा है, तो कोई ना कोई रिएक्शन वो शो करेगा। एक्साइटमेंट में भी कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा वो। सस्पिशियसनेस, कोई पैरानॉइड है, मतलब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करेगा उसके लिए भी। कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है तो भी उसमें कोई ना कोई रिएक्शन वो शो करेगा, तो वो हमारा आता है पॉजिटिव में। नेगेटिव में एवोल्यूशन यानी कि एपैथी, कोई भी इनिशिएटिव शो नहीं कर रहा, किसी भी एक्टिविटी के अंदर अपनी इनिशिएशन नहीं दिखा रहा। यहाँ से आपको पता लग जाएगा क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। नेक्स्ट आता है अटेंशनल इम्पेयरमेंट, किसी भी चीज़ में अपनी अटेंशन नहीं देगा, उसको किसी भी एक्टिविटी के अंदर खुशी नहीं मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं एनिडोनिया। एलोगिया मतलब स्पीच आउटपुट उसकी कुछ भी नहीं निकलेगी, यानी कि कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ, जिसको हमने बोल दिया नेगेटिव। यहाँ पे वो कुछ ना कुछ रिएक्शन शो कर रहा था, जिससे हमें कहा कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। कोर्स एंड प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है कि कितने चांसेस हैं रिकवर होने के। तो 10 से लेके 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसका आउटकम सही निकल जाए, लेकिन मोर देन 50% है जिसका आउटकम पुअर निकलता है, ठीक है। गुड प्रोग्नोसिस फैक्टर कौन कौन से होते हैं? अगर किसी के पॉजिटिव सिम्टम है, जो रिएक्शन शो कर रहा है, उसको हम थोड़ा बहुत ट्रीट कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर सोसाइटी से उसको सपोर्ट मिल रहा है अच्छा, तो भी हम उसको प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा। फीमेल सेक्स, मैरिड एंड पैरानॉइड एंड कैटाटोनिक सब टाइप्स। पैरानॉइड में मैंने आपको बताया था उसको डिल्यूजन हो रही है, कैटाटोनिक में मोटर एक्साइटमेंट, इन दोनों को हम ट्रीट कर सकते हैं, इसका प्रोग्नोसिस गुड है। लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव सिम्टम है, इसमें हम इसका प्रोग्नोसिस जो होगा थोड़ा पुअर रहेगा। पुअर सोशल सपोर्ट है, उसके करके भी पुअर प्रोग्नोसिस। मेल सेक्स है, सिंगल, डिवोर्स्ड। आगे आता है सिंपल और अनडिफ्रेंशिएटेड सब टाइप। सिंपल मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने सिंपल आपको बताया था कि सिंपल जो है यंग एज में होता है ज़्यादातर, तो यंग एज को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अनडिफ्रेंशिएटेड में हमारे 3 सब टाइप मिक्स हो रहे थे, हैबिफ्रेनिक, कैटाटोनिक एंड पैरानॉइड। उसमें डायग्नोज हम क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जिसके करके उसका आउटकम जो निकलेगा बहुत पुअर निकलेगा, ठीक है। अगर हम इसको डायग्नोज करते हैं तो डायग्नोज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट की कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसमें हमारा आ जाता है आइडेंटिफाई करते हैं, डाटा कलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, देख लेना। नेक्स्ट आता है एमएससी करेंगे। एमएससी में हम ये चीज़ चेक करते हैं, जनरल अपीयरेंस, स्पीच, थॉट प्रोसेस, ये सारी हम चीज़ें इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। अटेंशन देखते हैं, कंसंट्रेशन, ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें हम एमएससी में देखते हैं। नेक्स्ट केयरफुल क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की जाती है। कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर हम देखें तो इसकी कोई एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं, फिर भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं जो साइकोसिस कोज करते हैं। उसके लिए हम विटामिन डेफिशिएंसी टेस्ट करवा लेते हैं, यूरीमिया करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं। ये थे इसके डायग्नोज में हमने हिस्ट्री कलेक्ट की, एमएससी की। नेक्स्ट हमने जो भी टेस्ट ऐसे करेंगे हम इसके अंदर, जो साइकोसिस कोज कर रहे हैं, विटामिन डेफिशिएंसी कर दिया, यूरीमिया, सीटी स्कैन, एमआरआई कर दिया। ट्रीटमेंट में हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देंगे, टिपिकल एंटीसाइकोटिक देंगे, तो इसके एडवर्स इफेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो नॉर्मल इफेक्ट होता है पर्सन को वो कम, लेकिन एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर हम दे रहे थे ना पहले कि अगर कोई भी एंटीसाइकोटिक ड्रग अगर हमने दे दी पेशेंट को, वो बहुत कम यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देने को मिलते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। तो अब पेशेंट क्या करते हैं, हम फ्लूफेनाजिन और हेलोपेरिडोल देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दिया हुआ है कि 1950 में कन्वेंशनल ड्रग दिए जाते थे, हेलोपेरिडोल दिया जाता था, फर्स्ट जनरेशन ड्रग हेलोपेरिडोल और क्लोप्रामाजिन। अब सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो बहुत कम है। तो इसलिए हम सेकंड जनरेशन ड्रग प्रोवाइड करवाते हैं, रेस्पेरिडोन, क्लोजापिन और ओलिंजापिन, ठीक है। इसमें हम ईसीटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। ईसीटी हम कब कब दे सकते हैं, ईसीटी की डेफिनेशन आपको पता होगा कि यूज़ जब हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं ब्रेन के लिए, तो उसे हम बोलते हैं ईसीटी। कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं बाइलेटरली, कहाँ पर, फ्रंटो टेम्पोरल रीजन के अंदर लगाए जाते हैं। तो ये ईसीटी का जनरल इंट्रोडक्शन था। वोल्टेज हम देते हैं 70 to 120 वोल्ट्स। ड्यूरेशन होती है 0.7 to 1.5 सेकेंड, ठीक है। तो ईसीटी हम उनको देंगे जिस पर्सन को कैटाटोनिक स्टुपर होगा, यानी कि जहाँ पे वो बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं कर रहा, कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा, तब।
अनकंट्रोल, जब कंट्रोल में ही नहीं आ रहा कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, तब हम ईसीटी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर ड्रग का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है तो हम ईसीटी करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल थेरेपी में हम ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि पर्सन जो है, पेशेंट जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे दूसरे पर्सन के सामने। बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं, कोग्निटिव थेरेपी करवाते हैं, फैमिली थेरेपी एंड सोशल स्किल थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। साइको सोशल रिहैबिलिटेशन, ठीक है, इसमें पर्सन को क्या करवाते हैं, वर्क हैबिट डलवाते हैं, डेवलप करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कुछ ना कुछ वोकेशनल गाइडेंस देंगे। डिसऑर्डर्स रह गए हैं तो मैंने आपको नोट में बता दिया कि क्या क्या इसके अंदर होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।